नमस्कार मित्रों, मैं सोमाराम प्रजापत विजन परिवार की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जनरल साइंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बल के बारे में। हम बात करेंगे मित्रों गति के दूसरे नियम की। गति का दूसरा नियम हमें बल के परिमाण के बारे में बताता है कि बल कितनी मात्रा में लगाया जा रहा है, ज्यादा लगाया जा रहा है, कम लगाया जा रहा है। बल की परिमाण की व्याख्या करता है दूसरा नियम। और अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम है संवेग का नियम और बल का परिमाण का नियम ये कहलाता है मित्रों। दूसरे नियम के ये दो अन्य नाम हम देखने दूसरे नियम के दो अन्य नाम हमने देखे हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं, इस नियम से संबंधित चर्चा कर लेते हैं हम मित्रों। हम इस नियम से संबंधित कोई विशेष रूप से चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ध्यान दें, चर्चा में हम देखते हैं कि संवेग जो होता है मित्रों, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है मित्रों? सदिश राशि है। संवेग का आपको प्रतिरूप P के रूप में लिखते हैं। और संवेग बराबर जो होता है मित्रों, संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं मित्रों? संवेग। तो P इक्वल टू m इंटू वी। यहाँ पर वेक्टर सदिश का साइन है, ऊपर ये तीर का साइन है। ये बात कर लेते हैं। यहां पर बात करें कि जो संवेग होता है वो किस किस पर निर्भर करता है मित्रों? संवेग जो होता है, संवेग बल, संवेग यहां पर निर्भर करेगा मित्रों द्रव्यमान और वेग पर। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है संवेग, निर्भर करेगा। अब यहां पर हम आगे बात नहीं करेंगे विस्तारित रूप से। यहां पर इन दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे इसको नियत रख के वेग के बारे में बात करें कि जैसे एक कार का और एक ट्रक का संवेग यदि बात करें, दोनों एक समान चाल से है। दोनों की चाल क्या है? नियत है। एक ट्रक की और कार की बात करें, एक बस की और एक कार की बात करें मित्रों जैसे, तो इन दोनों का वेग जो है ये नियत है। इसका भी वेग v है, इसका भी वेग v है। तो यहाँ पर इन दोनों में से संवेग किसका ज्यादा होगा? संवेग किसका ज्यादा होगा मित्रों? बस का ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव्यमान जिसका ज्यादा है उसका संवेग भी क्या होगा? ज्यादा। स्थिति विपरीत कर दें, यदि दोनों का m समान है, दोनों का m क्या है? समान है, और बस का वेग कम है, बस का वेग क्या है? कम है, और इसका वेग ज्यादा है। जैसे इसका वेग 10 है, इसका वेग ज्यादा है, तो यहाँ पर किसका संवेग ज्यादा होगा? इसका मल्टीप्लाई करके बाद देखते हैं कि वेग का गुणनफल किसका ज्यादा है, वेग किसका ज्यादा है, तो संवेग भी उसी का ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, इसको यहीं पर रोकते हैं और आगे देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर मित्रों संवेग की स्थिति। संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, इसको हम संवेग में परिवर्तन को लिखते हैं मित्रों डेल्टा P से। यह परिवर्तन को दिखाता है मित्रों की दर को हम लिखेंगे 1/t। दर को क्या लिखेंगे? 1/t। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगी? डेल P/t। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होगी, F के। ये स्थिति हम देखेंगे। बल जो होता है संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये स्थिति दूसरे नियम में स्पष्ट की गई, इसको समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। संवेग में परिवर्तन डेल P/t समानुपाती है F के। हम बल के कम और ज्यादा का मान समझने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार बल ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर मित्रों बल का मतलब है चोट से, धक्के से, कि कितनी मात्रा में धक्का लग रहा है, कितनी मात्रा में चोट लग रही है, कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, स्थिति ये स्पष्ट करती है। तो हम इसको देखते हैं कि आपने देखा कि एक क्षेत्र रक्षक जो होता है गेंद को कैच जब पकड़ता है, पीछे हाथों को खींचकर पकड़ता है। ये क्यों करता है ऐसा? ये किस नियम का उदाहरण है? इसी नियम का उदाहरण है, दूसरे नियम का। तो पीछे क्यों खींचता है हाथों को? तो मित्रों यहाँ पर स्थिति देखें कि जो P है, संवेग जो है, संवेग में परिवर्तन होगा। और यदि आपको समय आपने ज्यादा ले लिया, उस वस्तु को, इस गेंद को लपकने में आपने समय ज्यादा लिया है, तो T का मान ज्यादा होते ही इस F का मान क्या हो जाएगा? कम। आप समझ सकते हैं, इतनी आप में बुद्धि लब्धि है कि नीचे हर में यदि मान बड़ा हो तो मान कैसा होगा? उसका कुल मान उस मूल मान से कम ही आपके गणना में आएगा।
तो टी ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा, कहने का मतलब चोट ज्यादा नहीं लगेगी, कम लगेगी, क्योंकि समय ले लिया तो उस वेग क्या हो जाएगा, वेग में कमी आ जाएगी। आगे बात करते हैं दूसरे उदाहरण से कि एक गाड़ी में जो शॉकर लगे होते हैं, जो गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं वो इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं मित्रों। तो गाड़ी में लगे शॉकरों का क्या कार्य होता है, जैसे मान ले कि साइकिल के सीट पर पीछे बैठे हुए बालक के अचानक नाली आने पर जब चोट लगती है तो चोट लगने का कारण क्या होता है मित्रों, साइकिल जो होती है मित्रों, साइकिल आपने देखी होगी किस प्रकार से साइकिल होती है, थोड़ा सा मैं चित्र बना देता हूँ। इस प्रकार से हैंडल होते हैं उसके, डंडा और पीछे वाली सीट, यहाँ सीधा ये जुड़ा होता है, यहाँ पर कोई नहीं होता ये। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, ये कोई बालक बैठा है यहाँ पर। इस बालक की आप सोच सकते हैं कि कितनी मात्रा में इसके चोट लगेगी। ये नाली है, जब इस नाली से गुजरेगी साइकिल तो यहाँ पर उसको चोट ज्यादा लगेगी, बजाय जब मोटरसाइकिल से जब गुजरेगा तो चोट कम लगेगी। आपने देखा है कि यहाँ पर सीधे जो होते हैं, जैसे ही चोट लगी ये जो बल लगा सीधा कहाँ पहुंचा, इस बालक के पास में, मतलब चोट का मान जल्दी, समय कम लग रहा है, यहाँ से जो चोट है, जो बल है वो जल्दी से यहाँ पहुंच रहा है। लेकिन साइकिल में क्या होता है, स्प्रिंग का शॉकर लगा होता है मित्रों, इस स्प्रिंग में जो बल जाता है इसी प्रकार से रोटेट करता हो जाता है और जाने में क्या लेता है, समय ज्यादा लेता है। समय ज्यादा लेगा तो बल क्या लगेगा मित्रों, कम लगेगा। आप इस रूप को समझ सकते हैं कि जब मोटरसाइकिल से आप दचका कहते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में उसको, या किसी उबड़ खाबड़ सतह से जब गुजरती है साइकिल तो पीछे वाली सीट पर दचका कम लगता है और अपने ऊपर जो आगे वाली सीट होती है, जो चलाने वाला होता है, उसके चोट कम लगती है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग नुमा संरचना होती है। और स्प्रिंग नुमा संरचना के कारण वो जो समय होता है, बल को पहुंचने में समय लगता है, और समय ज्यादा होने पर बल क्या हो जाता है मित्रों, कम हो जाता है, चोट क्या हो जाती है मित्रों, कम हो जाती है। तो इसी रूप को हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्ररक्षक द्वारा गेंद को पीछे हाथ करके पकड़ना या लपकना। और दूसरे बारे में बात करें कि एक गाड़ी में लगे शॉकर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो गति के दूसरे नियम पर कार्य करते हैं मित्रों। हम बात कर रहे हैं मित्रों इसके उदाहरणों की। पहला उदाहरण है क्रिकेट में क्षेत्ररक्षक द्वारा गेंद को पीछे हाथ करके पकड़ना या लपकना। तो पीछे हाथ करने का कारण क्या है मित्रों, समय को ज्यादा लेना, समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखिए, समय ज्यादा लगेगा तो बल का मान क्या होगा, कम, चोट कम लगेगी। इस स्थिति में इस उदाहरण का जो कार्य है गति के पहले नियम पर आधारित है। दूसरा, गाड़ियों में लगे शॉकर से यह स्प्रिंग नुमा संरचना, वो स्प्रिंग नुमा संरचना भी क्या करती है मित्रों, उस चोट को कम करने का प्रयास करती है, उस बल को कम करती है। जैसे वो चोट लगती है तो वो इस प्रकार से आती है, ऊपर तक पहुंचती है, तब तक समय जो होता है ज्यादा हो जाता है, और समय ज्यादा होते ही चोट क्या होगी, कम लगेगी। तो ये भी गाड़ी में लगे शॉकर्स जो भी उदाहरण है दूसरे नियम का है। कबड्डी के मैदान में रेत का होना, कबड्डी के मैदान में रेत इसलिए बिछाई जाती है कि चोट कम लगे, क्योंकि जब गिरता है कोई खिलाड़ी तब थोड़ा सा फिसलता है तो समय ज्यादा लगता है, और यदि धरातल ठोस हो तो चोट ज्यादा लगेगी। यदि आप ऊपर से छत से कूदते हैं ठोस सतह पर तो चोट ज्यादा लगेगी, उसकी बजाय आप रेत में कूदते हैं तो चोट का अनुभव कम होता है। तो यहाँ पर ये भी किस नियम पर आधारित है, गति के दूसरे नियम पर आधारित है। कराटे से ईंट तोड़ना, कराटे से बर्फ तोड़ना, किसी को कराटे वाला इस प्रकार से वार करता है एकदम से, यदि वो इस प्रकार से वार करे तो चोट ज्यादा लगेगी। और तेज गति से एक सीधी रेखा में वो प्रहार करता है तो आसानी से ईंट को तोड़ सकता है और तोड़ पाता है। तो ये भी यहाँ पर क्यों होता है मित्रों, कार्य समय को कम लेता है, समय को क्या करता है, कम लेता है, इसीलिए चोट क्या होती है, ज्यादा लगती है, बल ज्यादा लगता है। इसीलिए कराटे वाला बिल्कुल समय कम लेता है, सीधी रेखा में वार करता है। मुक्केबाज द्वारा मुक्का मारने पर प्रतिद्वंदी का पीछे हटना, जैसे मुक्केबाज मुक्का मारता है, यदि प्रतिद्वंदी पीछे नहीं हटे तो समय कम लगेगा और चोट ज्यादा लगेगी। जिस प्रकार से वार करता है और यदि वार करे और पीछे नहीं हटा जाए तो चोट ज्यादा लगेगी, समय कम लगेगा तो चोट ज्यादा लगेगी, और यदि पीछे हट गया तो समय ज्यादा हो जाएगा तो चोट क्या हो जाएगी, कम लगेगी मित्रों। तो इस प्रकार से गति के दूसरे नियम के उदाहरण आपके समक्ष रखें। इनमें से कोई सा भी उदाहरण आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक उदाहरण आप इसे ध्यान रखें कि गेंदबाज द्वारा जो गेंद फेंकी जाती है वो किस नियम पर आधारित है मित्रों, तो पहले नियम पर आधारित है। अचानक रुकता है, गेंद को छोड़ता है, गतिशील रहने का प्रयास करेगी ना गेंद भी,
तो गेंद गतिशील रहने का प्रयास करेगी तो वहां पर जड़त्व के नियम के द्वारा वो गतिशील होगी और वहां पर बल का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर स्थिति ये नहीं है, यहाँ पर केवल कैच फील्डर के द्वारा कैच पकड़ना, गेंद को लपकना, ये स्थिति है गति के दूसरे नियम पर। और यदि गेंदबाज द्वारा गेंद फेंकी जाए किस नियम पर? पहले नियम पर आधारित है। हम बात करेंगे गति के तीसरे नियम के आगे। गति के तीसरे नियम की बात कर रहे हैं। गति का तीसरा नियम जो है बल की दिशा को बताता है मित्रों। किसको बताता है? बल की दिशा को, कि किस दिशा में बल लगाया जा रहा है। इसको अन्य नाम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं मित्रों। ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आप ध्यान रखें। अन्य नाम है इसका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ पर हम बात करेंगे मित्रों इसके जो फैक्ट है उन फैक्ट की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर बल लगते हैं वो जोड़े में लगते हैं। जो बल लगता है जोड़े में युग्म के रूप में, जो बल लगता है युग्म के रूप में लगता है और जोड़े के रूप में लगता है। बल अलग अलग वस्तुओं पर लगता है, अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। और स्थिति यहाँ पर एक कि बल जो लगता है, बल अलग अलग दिशाओं में लगता है, अलग अलग दिशा में, कहने का मतलब विपरीत दिशा में। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि बल युग्म के रूप में होता है। एक बल यहाँ पर नहीं होता है, दो बल यहाँ पर कार्यरत होते हैं। वस्तु अलग अलग होती है, दो वस्तुओं पर बल कार्यरत होता है। बल अलग अलग दिशाओं में लगता है। इन फैक्टों का आप ध्यान रखेंगे। हम देखते हैं किस प्रकार से, जैसे ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है। इस पर इस प्रकार से बल लग रहा है, इस पर इस प्रकार से बल लग रहा है। ये F1 है, ये F2 है। बल जोड़े के रूप में कार्यरत रहते हैं सदैव, एक बल नहीं होता यहाँ पर। दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है। दिशा इस साइन से दिखाई जा रही है। और दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं। परिमाण में बल समान होते हैं, मतलब दोनों बलों का जो मान होता है वो समान होता है, केवल दिशा बदलती है। F1 = -F2 कहने का मतलब यहाँ पर F1 और F2 का जो मान होगा, परिणामी मान वो 0 होगा। यहाँ पर ये दिशा जो बताई जा रही है माइनस से बताई जा रही है। जो बल लगाया जा रहा है, जितना बल लगाया जा रहा है उतना ही प्रतिक्रिया द्वारा बल लगाया जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब आप कोई किसी गेंद को दीवार पर मारते हैं तो उतनी ही गति से दीवार से तुरंत गेंद लौटकर आपकी ओर आती है। तो ये गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आपने देखा होगा रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया जाता है समुद्रों में से, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पर एक प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य। जबकि ये किस नियम पर आधारित है? तो ये गति के तीसरे नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर ये आधारित है। जबकि सिद्धांत पर कौन से कार्य करता है? कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। रॉकेट जितना बल वो नीचे लगाता है उतना ही बल प्रतिक्रिया के स्वरूप ऊपर की ओर लगता है और यहाँ से वो प्रक्षेपित किया जाता है। पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से वो गुजरता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करता है। ये स्थिति आपकी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की हुई। हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो गति के तीसरे नियम को इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पानी में तैरते समय पानी को तैराक द्वारा पीछे धकेलना, जितना बल पीछे की ओर तैराक लगाता है उतना ही बल पानी आगे की ओर लगाता है। कहने का मतलब क्रिया प्रतिक्रिया बल जितना F1 होता है उतना ही F2 वापस आरोपित करता है बल, और विपरीत दिशा में। ये जो चिन्ह है विपरीत दिशा को दर्शा रहा है यहाँ पर। तो धावक जो होता है पानी में तैरने वाला, पानी में जितना पानी आप पीछे धकेलेगा ये धावक उतना ही क्या होगा, बल इस पानी द्वारा आगे इस पर लगाया जाएगा। इसीलिए पानी में तैरना आसान होता है। यदि आगे बात करें इसके, दीवार पर गेंद मारने पर दीवार से गेंद उतनी ही गति से वापस लौट आना, तो दीवार द्वारा प्रतिक्रिया बल उस पर लगाया जाता है। जितना बल आपने लगाया उसका प्रतिक्रिया बल वहां से लगेगा। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगा। और नियम की बात करें तो नियम तीसरे नियम के ऊपर ही निर्भर करेगा। पानी में नाव का चलाना, पानी में नाव किस प्रकार चलती है? पानी में जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो दो लकड़ी के यंत्रों द्वारा पानी को पीछे की ओर धकेलता है, उतनी ही मात्रा में नाव पर पानी बल लगाता है, प्रतिक्रिया बल लगाता है। यही स्थिति है F1 = -F2। जितना बल नाविक द्वारा लगाया जाता है पानी पर, उतना ही बल पानी द्वारा नाव पर लगाया जाता है।
बंदूक से गोली चलाना। देखा होगा आपने, बंदूक जब भी चलाई जाती है मित्रों, यहां पर रखकर चलाई जाती है, भुजा के नीचे दबाकर लगाई जाती है, दागी जाती है, क्योंकि बंदूक से जब गोली निकलती है, जितना बल गोली पर लगता है, गोली उतना ही बल बंदूक पर छोड़ती है और उस बल के कारण चोट भी लग सकती है। इसलिए बंदूक को भुजा के नीचे दबाकर लगाया जाता है या मजबूत पकड़ के लगाया जाता है। तो इस स्थिति में बंदूक से जितना बल गोली पे लगाया जाता है, गोली उतना ही बल प्रतिक्रिया स्वरूप बंदूक पर लगाती है। इसलिए नौसिखियों को जब बंदूक चलाना सिखाया जाता है तो भुजा के नीचे दबाकर बंदूक को चलाना सिखाया जाता है। ये स्थिति रही गति के तीसरे नियम की। कई उदाहरण इसमें देखने को मिलते हैं और आप कमेंट के द्वारा जवाब जरूर दें। आपकी जो क्वेश्चन हो, आपकी जो कुछ समस्याएं हो, आप कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।